हेलो दोस्तों, मैं हूं पूनम और आप देख रहे हैं लेट्स स्टडी विद पूनम। जब कोई हादसा होता है और हादसे में शव जल जाते हैं या फिर बहुत बुरी हालत में होते हैं, ऐसे में उनकी शिनाख्त कर पाना, उनकी पहचान कर पाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में एक वैज्ञानिक विधि होती है जिससे शव की शिनाख्त की जाती है या पहचान की जाती है और उनके परिजनों को शव को सौंप दिया जाता है। वो तकनीक होती है डीएनए परीक्षण या डीएनए जांच। हाल ही में जो अहमदाबाद में विमान हादसा हुआ है, उस हादसे में भी डीएनए जांच अपनी उपयोगिता साबित कर रहा है। आज हम इसी डीएनए विश्लेषण के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि इसमें कौन कौन सी तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है। तो डीएनए परीक्षण विधि एक ऐसी विधि है जिसमें ऐसे हादसे जिनमें मरने वाले की पहचान करना मुश्किल रहता है, देखकर या फिंगरप्रिंट भी मौजूद नहीं होते, शवों को देखकर उनकी शिनाख्त नहीं की जाती, ऐसी स्थिति में डीएनए परीक्षण से शव की पहचान की जाती है। डीएनए परीक्षण की कई विधियां हैं और कई तरीके हैं, एक एक करके हम उन सभी को समझेंगे। इस समय हम ये कह सकते हैं कि डीएनए परीक्षण एक ऐसी विधि है जो मृतकों को उनके परिजनों से मिलाने का काम कर सकती है। तो आज हम डीएनए परीक्षण की चर्चा क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे का कारण जानते हैं। एयर इंडिया के बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान की दुर्घटना जो अहमदाबाद में हुई है, उसमें सब बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उन्हें पहचानना मुश्किल हो रहा है। इसी वजह से डीएनए परीक्षण प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। पीड़ितों के परिजनों से डीएनए रेफरेंस सैंपल इकट्ठा किए जा रहे हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि डीएनए पहचान को गोल्ड स्टैंडर्ड भी कहा जाता है। डीएनए को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं। यह हमारे शरीर की आनुवंशिक जानकारी इकट्ठा किए हुए होता है। ये केवल जुड़वा भाई बहनों में डीएनए सेम हो सकता है। इसे गोल्ड स्टैंडर्ड भी कहा जाता है। इसके पीछे का कारण है क्योंकि यह सबसे सटीक और वैज्ञानिक तरीका है किसी भी व्यक्ति की पहचान के लिए। बशर्ते कई बार ऐसे कठिन हालात हो जाते हैं जैसे विमान दुर्घटना, आग, विस्फोट और अन्य प्राकृतिक आपदाएं जिनमें शव अक्सर पहचानने लायक नहीं होते हैं, तब डीएनए पहचान प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण साबित होती है। मानवाधिकार और भावनात्मक कारण भी है जिसमें परिजनों को अपने प्रियजनों का अंतिम संस्कार या सबका सही पहचान करना जरूरी होता है। कई बार बीमा क्लेम करने की स्थिति के लिए भी ये चीजें आवश्यक होती हैं। अब समझेंगे कि रेफरेंस सैंपल क्या होता है। यह परिजनों से लिया गया डीएनए का सैंपल होता है जिससे अज्ञात शव से मिले डीएनए की तुलना की जाती है। माता पिता या संतान का डीएनए सबसे उपयुक्त होता है इस सैंपल के लिए क्योंकि वे 50% डीएनए साझा करते हैं। भाई बहन, चाचा चाची जैसे अन्य रिश्तेदारों का भी डीएनए इस सैंपल के लिए लिया जा सकता है। अब डीएनए विश्लेषण की पूरी तकनीक को जानते हैं। डीएनए विश्लेषण की तकनीक एसटीआर यानी शॉर्ट टैंडन रिपीट, इसे समझते हैं। तो डीएनए के भीतर कुछ छोटे छोटे हिस्से जिन्हें सीक्वेंशियल भी कहा जाता है, जो एक के बाद एक बार बार दोहराए जाते हैं। हर इंसान के एसटीआर दोहराव की संख्या अलग अलग होती है। ये कैसे काम करता है एसटीआर विश्लेषण, अब ये जानेंगे। सबसे पहले डीएनए का नमूना लिया जाता है। यह शरीर के किसी भी हिस्से से लिया जा सकता है, लेकिन अक्सर इसे हड्डी या दांत से लिया जाता है। वैज्ञानिक 15 या उससे ज्यादा एसटीआर स्थानों को डीएनए में ढूंढते या गिनते हैं। डीएनए प्रोफाइल बनती है। इन दोहरावों की संख्या का एक खास पैटर्न तैयार किया जाता है जो उस व्यक्ति की पहचान बताता है। फिर रेफरेंस सैंपल से तुलना की जाती है, जैसे कि मृतक की बेटी का डीएनए लिया गया है और दोनों में एसटीआर पैटर्न को मिलाया जाता है। अगर दोनों मिलते हैं तो यह तय हो जाता है कि शव उसी व्यक्ति का है। यह तकनीक तभी सफल होती है जब न्यूक्लियर डीएनए जो कि कोशिका में कैद रहता है ठीक हालत में हो, यानी ज्यादा खराब या सड़ा गला ना हो। डीएनए एनालिसिस की दूसरी तकनीक है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एनालिसिस या इसे एमटी-डीएनए विश्लेषण भी कहा जाता है। इसका उपयोग कब किया जाता है? जब न्यूक्लियर डीएनए नष्ट हो चुका हो या बहुत कम मात्रा में हो, तब एमटी-डीएनए या माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एनालिसिस का उपयोग किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर ऊर्जा उत्पादन करने वाला भाग होता है। अब इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो पाया जाने वाला डीएनए है उसे हम कहते हैं एमटी-डीएनए।
जो माँ से संतानों को बिना किसी बदलाव के मिलता है। पिता की इसमें कोई भूमिका नहीं होती है। न्यूक्लियर डीएनए की तुलना में एम्प्टी डीएनए की कोशिका में हजारों प्रतियां होती हैं। कोई शव यदि बहुत पुराना हो गया हो या खराब हालत में हो, तब भी एम्प्टी डीएनए मिलने की संभावना ज्यादा और बहुत स्थिर होती है। एम्प्टी डीएनए का जब परीक्षण होता है, यानी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से जब परीक्षण होता है, तो उसके लिए रेफरेंस सैंपल में माँ के पक्ष से जुड़े हुए लोगों का रेफरेंस सैंपल लिया जाता है। डीएनए परीक्षण की दो विधियां हमने पढ़ ली हैं। पहली STR यानी शॉर्ट टेंडन रिपीट, दूसरी है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एनालिसिस। अब हम तीसरी विधि पढ़ने वाले हैं जिसे कहते हैं वाई क्रोमोसोम एनालिसिस। केवल पुरुषों के पास वाई क्रोमोसोम होता है जो उन्हें उनके पिता से मिलता है। वाई क्रोमोसोम पर भी डीएनए के छोटे छोटे दोहराव वाले हिस्से होते हैं। इसे कहते हैं STR यानी शॉर्ट टेंडन रिपीट। हर पुरुष में ये STR पैटर्न लगभग उसी तरह होंगे जैसे उनके पिता, दादा, चाचा या भाई में हो। शव से डीएनए लिया जाता है और उसके वाई क्रोमोसोम के STR पैटर्न पहचाने जाते हैं। फिर उस डीएनए को पितृवंशीय रिश्तेदारों के डीएनए से मिलाया जाता है। अब हम डीएनए एनालिसिस की चौथी विधि पढ़ने वाले हैं जो कि है SNP एनालिसिस यानी सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म विश्लेषण। जब डीएनए बहुत ज्यादा खराब हो गया हो, जैसे जला हुआ, पानी में सड़ चुका या बहुत पुराना हो, या जब STR या एम्प्टी डीएनए से भी पहचान करना मुश्किल हो, ऐसी स्थिति में SNP यानी सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म विधि द्वारा डीएनए परीक्षण किया जाता है। डीएनए में होने वाले जो छोटे छोटे बदलाव होते हैं, उसी आधार पर इसका भी परीक्षण किया जाता है। SNP विश्लेषण कैसे किया जाता है, अब ये जानते हैं। तो मृतक की कोई भी निजी वस्तु ले ली जाती है और छोटे छोटे डीएनए के अंश निकाल लिए जाते हैं। फिर SNP तकनीक में यह देखा जाता है कि डीएनए में कौन से स्थान पर कौन सा अक्षर आ रहा है। अक्षर यानी डीएनए में आने वाले प्रोटीन। उसे संदिग्ध मृतक के परिवार के डीएनए या रिकॉर्ड से मिलाया जाता है। इंसानी जीनोम में लाखों SNP पाए जाते हैं। यह विश्लेषण बताता है कि कौन सा व्यक्ति किस डीएनए प्रोफाइल से मेल खाता है। लेकिन इस परीक्षण में बहुत सटीक मिलान नहीं होता जितना कि STR में होता है। लेकिन फिलहाल एक विधि के तौर पर इसकी भी मान्यता है। जो डीएनए में पाए जाने वाले अक्षरों यानी प्रोटीन में होने वाले बदलाव के तौर पर इसे जाना जाता है। इस तरह से ये परीक्षण करके हम मृतक को उनके प्रियजनों और परिजनों को सौंप सकते हैं, जिनको न देखकर न उनके फिंगरप्रिंट की मदद से पहचानना संभव हो। तो ऐसी स्थिति में ये विधियां काम आती हैं। आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।